वक्फ बोर्ड का दावा या धोखाधड़ी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों टाल रहा फैसला? यह सबके मन में सवाल है। 22 मई 2025 को यह सुनवाई हुई थी, 3 दिन लगातार। उसके बाद जुलाई लगभग बीत चुका है और अब तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। कांग्रेस इस मामले को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम कर रही है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेता इसमें जो है वकील हैं, और वो सुनवाई हो चुकी है। तो क्या बैकडोर से कौन सा खेल चल रहा है, जहां केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों गरीबों के जमीन पर कब्जा किया बैठा हुआ ये वक्फ बोर्ड, जो धोखाधड़ी कर करके जहां पर कितनों की संपत्तियों को वक्फ बाय यूजर से कब्जा कर रखा है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी यहां पर वक्फ बाय यूजर के नाम पर दावा ठोक रखा है इसी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट की संपत्ति को। तो आम आदमी इससे कितना परेशान होगा। काफी ताबड़तोड़ मीटिंगों के बाद जब ये पूरी तरह से फाइल हुआ, एक कानून संसद में आया, उसके बाद विपक्ष की मांग पर जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई। कई लाखों लोगों के सुझाव लिए गए, करोड़ों सुझाव लिए गए। उसके बाद अलग अलग बोर्डों से, 25 बोर्डों से बातचीत की गई, और इन सब बातचीत के बाद जब एक बिल आता है, 2025 अमेंडमेंट बिल आता है वक्फ बोर्ड का, तो उस बिल का क्या होता है, उस बिल को पास होते ही तुरंत ये मामला कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसको अपने दायरे में ले लेता है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो का पूरा सच क्यों नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और आखिरकार उन लाखों करोड़ लोग की संपत्तियों को जो दबा कर बैठा हुआ है, इसके पीछे का असली खेल कौन है, क्या है इसकी वजह, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। नमस्कार, मैं मानस मिश्रा, ओनली न्यूज इंडिया पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको बता रहे थे कि ये धर्म, कानून और इंसाफ की बहस की ओर ये सबसे बड़ा गहरा मुद्दा है। जैसा कि हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड का, जो केवल और केवल एक सुनियोजित धोखाधड़ी है क्या, और सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे का फैसला देने में देरी क्यों कर रहा है, और इतना देरी करने का मेन मकसद क्या है। नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट होना है, रिटायर होना है। एक सवाल और यहां पर है कि हर बार हम जब देखते हैं, तो जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है तो 2 जजों की कमेटी बनाई जाती है, माफ कीजिएगा, मतलब ऑड नंबर में कमेटी बनाई जाती है, 3 जजों की, 5 जजों की या 7 जजों की। ऐसा क्यों होता है? इसलिए 3, 5, 7 की कमेटी बनाई जाती है कि कल को कोई फैसला आए तो कोई जज, अगर 2 जज मान लीजिए बराबर हो गए, तो कम से कम उसमें ऑड और इवन, मतलब अगर 2 जज एक तरफ होते हैं तो एक जज एक तरफ होंगे। अगर सब एक तरफ हो गए तो बात अलग है, यानी कि मजबूती से उस चीज का बहुत मजबूती थी तब लिया जा रहा फैसला। लेकिन इसमें केवल 2 जज हैं, यानी कि इवन नंबर में आप समझिएगा कि आखिरकार ये इवन नंबर का सबसे बड़ा खेल क्या है। आपको थोड़ा सा एक बात याद दिलाना चाहूंगा इस इवन नंबर का। आखिरकार आप सभी को सोचना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, बी आर गवई के साथ केवल एक जज हैं और जो इस पूरे मामले की सुनवाई किया है जिन्होंने, तो क्या इस मामले को कहीं लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम तो नहीं किया जा रहा है? आपको याद दिलाऊं, 2023 का मामला है तीस्ता सीतलवाड़ का। याद करिए तीस्ता सीतलवाड़ का मामला। मैं 2 जजों की कमेटी की बात कर रहा हूं, इस मुद्दे के लिए बता रहा हूं आपको उदाहरण। तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, 2023 की बात है, और उस वक्त शाम को 6 बज रहे थे, और शाम को 6 बजे तीस्ता सीतलवाड़ अपनी याचिका, उसी दिन जिस दिन ये फैसला आया था, उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंच जाती। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नहीं होते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ किसी नृत्य प्रोग्राम को देख रहे होते, किसी सेमिनार, किसी हॉल में होते हैं, उनके पास फोन जाता है, 6:30 बजे वो 2 जजों की कमेटी बैठाते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 जजों की कमेटी,
लेकिन 2 जजों की कमेटी इस मामले पर फैसला नहीं ले पाती है। यानी कि फिर क्या होता है, एक जज ने कहा हम इस पर वो करेंगे, एक जज ने कहा नहीं हम इसको जमानत देंगे। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद 3 जजों का पैनल बिठाया जाता है और रात को 10:30 बजे इस पर फैसला आता है। एक छोटा सा केस जहां पर एक अदले से व्यक्ति का जमानत होनी थी, वहां पर 2 जजों की कमेटी ने फैसला नहीं लिया। यहां पर तो वक्फ बोर्ड जहां 40 लाख एकड़ की संपत्ति की बात किया जा रहा है, ये संसद में बताई गई है कि 40 लाख एकड़ तक की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास हो सकती है, तो आखिरकार 2 जजों की कमेटी ही क्यों बनाई गई? सवाल आपके मन में गूंज रहा होगा, और ये सवाल वाकई में है। आप सर्च करके देखिएगा गूगल पे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में इस सब पूरे मुद्दे पर लाइक शेयर जरूर करेगा, मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचा दीजिए। थोड़ा मैं आपको इस वक्फ बोर्ड को समझा देता हूं। बहुत सारे लोग इस वक्फ बोर्ड के बारे में हो सकता है ज्यादा कुछ न जानते हो, क्योंकि कांग्रेस के काल जो क्रिया चरित्र है कांग्रेस का, उसको जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सारा किया कराया कांग्रेस का है। 1947 में देश का बंटवारा कर दिया और एक देश मुसलमान घोषित कर दिया। उसके बाद 1954 में एक और नया कानून ला करके एक और हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रख दी, वो था वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को समझने के लिए हमें इसकी कानूनी ढांचे को देखना पड़ेगा। 1954 का वक्फ एक्ट और 1995 में इसे बदलाव ने वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत दी जो शायद ही किसी संस्था के पास नहीं है। 2013 में यूपीए सरकार फिर इसी वक्फ एक्ट को संशोधन करके बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया। इस संशोधन ने वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत दी कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई भी उसकी जमीन अगर उसकी है, तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। बल्कि जिसकी जमीन को वक्फ में हत्या है, उस वक्त को साबित करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि जमीन का मालिक होने का दावा वो करता है। मान लीजिए आप राम हैं और कल को वक्फ कह दे कि राम वो है, तो कल को वक्फ बोर्ड को नहीं दावा करना है कि राम वो नहीं है, आपको दावा करना है, आपको सिद्ध करना है कि भैया आप ही राम हो। एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ। तो ये साबित करना जमीन के मालिक को होता है, यानी बोर्ड बिना किसी सबूत की किसी संपत्ति के दावे कर सकता है, और मालिक को अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि चूंकि ये कानून क्या कहता है कि आप कोर्ट कचहरी जा ही नहीं सकते, आपको जाना है वक्फ बोर्ड ही। तो वक्फ बोर्ड की धारा 85 और भी खतरनाक है, कहती है वक्फ के फैसले ना तो कोई हाई कोर्ट ना कोई सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे सकता है। यानी अगर बोर्ड की जमीन जैसे मैंने बताया दावा ठोक दिया है, तो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही जा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और इनका फैसला अंतिम माना जाता है। ये कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा धोखा है। सोचिए, अगर आपकी जमीन के पास इस तरह से पक्के कागजात नहीं है, तो अगर आपकी जमीन वक्फ पास चली जाएगी और आपके पास कोई कानूनी रास्ता भी नहीं बचेगा। अब सोचिए, आखिरकार इसमें इतना सोचने की आवश्यकता क्या है, जहां इतनी बड़ी मात्रा में भारत की जमीनों पर कब्जा किया गया है। एक तरफ 1947 में पाकिस्तान बना लिया गया, उसके बाद अब ये एक नया खेल चल रहा है। और मामला जब संसद कोई कानून पास करता है, बिल पास करता है, अमेंडमेंट बिल पास करता है, जिसमें ऐसी शक्तियां, जिन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, आम जनता को कहीं ना कहीं लूटा जा रहा है, ऐसी शक्तियों को, ऐसे क्लॉजेस को हटाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के बाद महीनों महीनों तक लटका रहता है, क्योंकि फैसला आना में केवल और को सुरक्षित रख लिया गया है। अब सोचिए क्या है आपके पास रास्ता, और क्या आप सोच सकते हैं कि आखिरकार ऐसे आम जनता के लिए क्या न्याय की आस बैठे लोग हैं। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की। 2009 तक वक्फ के पास सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन थी, जिनमें 3 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां थी, लेकिन 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 8 लाख एकड़ हो गया, यानी 8,72,292 संपत्तियां पहुंच गई। यानी सिर्फ 13 साल में वक्फ की संपत्तियां दोगुनी हो गई। सवाल यह है, इतनी जमीन संपत्ति आई कहां से? क्या ये सब दान दी गई, या फिर गलत तरीके से जमीनें हड़पी गई? क्या जमीनें बढ़ रही हैं? क्या खुद सोचिए, क्या मुसलमानों की जमीनें बढ़ रही हैं? क्या कहां से ये संपत्ति आ गए?
अब हम आते हैं वीडियो को उस जरूरी हिस्से पर जहां वक्फ बोर्ड पर लगने वाले जमीन हड़पने के आरोपों की बात हो रही है। देश भर से कई ऐसे खबरें सामने आती हैं जहां वक्फ बोर्ड ने निजी, सरकारी और यहां तक कि मंदिर और गुरुद्वारों की जमीन पर भी दावा कर रखा है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली जिले में एक मंदिर, जहां वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव, एक गांव है जहां पर वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर बालिकाना हक अपना ठोक जता दिया। ये गांव सैकड़ों साल पुराना था, वहां लोगों के पास अपनी जमीन के दस्तावेज भी थे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने दावा किया ये जमीन उसकी है। और अब उन लोगों को अपनी जमीन बचाने के लिए क्या करना पड़ रहा वो उन्हीं से जाकर पूछिए। ऐसा ही मामला दिल्ली के यमुना पार सादरा के एक गुरुद्वारे का है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारे की जमीन पर दावा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सिर्फ एक दो मामले नहीं है, 2022 से अब तक देश के अलग अलग हाईकोर्ट वक्फ से जुड़ी हुई करीब 120 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से 15 मुस्लिम समुदाय की ओर से थी। अब सोचिएगा, यानी केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम समुदाय भी पीड़ित है। इन याचिकाओं में सबसे बड़ा सवाल है उठाया गया कि वक्फ की एक की धारा 40 के तहत बोर्ड की किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर सकता है वो, और इसके खिलाफ अपील करना भी बेहद मुश्किल है। एक और बेहद चौंकाने वाला मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां संजौली मस्जिद का है। वहां नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की मनमानियों को उजागर किया और साफ कहा कि बोर्ड अपनी जमीन के दावों को साबित करने में नाकाम रहा है। ये मामले दिखाते हैं कि वक्फ बोर्ड की ताकत का दुरुपयोग हो रहा है और कई बार बिना पुख्ता सबूत के जमीन पर दावा किया जा रहा है। अब इस सवाल यह है कि जमीनें आखिर किसके पास जा रही हैं? क्या वाकई ये गरीब की मदद कर रही है, शिक्षा मिल रहा है, धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? कई लोग आरोप लगाते हैं कि भैया वक्फ बोर्ड की संपत्तियां का इस्तेमाल कुछ खास लोग के लिए फायदे के लिए हो रहा है। अब उसका उदाहरण अगर हम बात करें तो 2013 में लालू प्रसाद यादव ने संसद में कहा था कि पटना में डाक बंगला जमीन जो वक्फ की थी उस पर अपार्टमेंट बन गए। यानी वक्फ की जमीनें बेची जा रही हैं और उसका पैसा कहां जा रहा है, यह सवाल अभी कहीं ना अनुत्तरित है। अब थोड़ा सा सोचिएगा, मैंने किसका नाम लिया है? लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव मतलब ये इंडिया अलायंस के लोग, राहुल गांधी के घटक दल, ये लोग वक्फ बोर्ड को पक्का समर्थन कर रहे हैं। और उन्हीं के पिता, उन्हीं के लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि डाक बंगला जमीन पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अपार्टमेंट बन गए। अब सोचिए सोचिए क्या ख्याल है इसका। अब मेन बात पे आते हैं, जहां सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगता है इस वक्फ बोर्ड पर, वह है धर्म परिवर्तन। कई लोग ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, उनके संसाधनों का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए बढ़ावा किया जा रहा है। एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसे समझने के लिए तथ्यों को देखना होगा। वक्फ के बाद जो संपत्तियां हैं उनकी आय का इस्तेमाल मस्जिद, मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं इन संस्थाओं में गरीब और कमजोर तबके को लुभाने के लिए आर्थिक मदद, मुफ्त शिक्षा या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं और इसके बदले उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत कम ही सामने आए हैं। फिर भी सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों और फंड्स का इस्तेमाल गैर मुस्लिमों के मुसलमान बनाने के लिए हो रहा है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ दान देने की एक व्यवस्था है। जैसे हिंदू में दान या सिख धर्म में सेवा है, उसका मतलब है ये वक्फ का मतलब धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और चैरिटेबल है। लेकिन जब जमीनों पर दावे और उनकी बिक्री से मामले सामने आते हैं तो लोगों को शक बढ़ता है कि क्या वक्फ बोर्ड वाकई में मूल मकसद पर टिका हुआ उसके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला क्यों टाल रहा है? वक्फ एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। 2022 से अब तक 120 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें वक्फ की धारा 40 और 85 को संवैधानिक बताया गया। इन याचिकाओं में कहा गया कि वक्फ एक्ट धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि ऐसा कोई कानून हिंदू, सिख, जैन या अन्य धर्मों में के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, पूर्व सीजेआई ने बेंच ने वक्फ एक्ट की सुनवाई की और केंद्र सरकार के 7 दिनों में जवाब मांगा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आता वक्फ संपत्तियां स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कोई नई जमीन वक्फ के नाम नहीं की जाएगी और ना ही कोई जमीन इससे हटाई जाएगी। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे
कई कारण हो सकते हैं। पहला, वक्फ एक संवेदनशील मुद्दा है जो धार्मिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले के हर पहलू को गहराई से देखना चाहता है ताकि कोई भी फैसला संतुलित और निष्पक्ष हो। दूसरा, केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में कहा है कि वक्फ एक्ट एक अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही वक्फ संशोधन बिल 2024 ला चुके हैं जो अब कानून बन चुका है। इस नए कानून के कई बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अब सिर्फ वही व्यक्ति संपत्ति दान कर सकता है जो 5 साल तक इस्लाम पालन कर रहा हो। साथ ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों का शामिल करने का प्रावधान भी है, लेकिन विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और डीएमके इस बिल को असंवैधानिक बता रहे हैं। डीएमके ने तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट शायद इसलिए फैसला टाल रहा है क्योंकि वो इस नए कानून का प्रभाव को देखना चाहता है। वक्फ संशोधन 2024 जिसे अब कानून बनाया जाएगा, कई बड़े बदलाव किए। इसमें बिल में 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288 वोटों के पक्ष पास किया गया, जबकि 232 सांसदों का इसका विरोध किया। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी। इस बिल में जो अहम बदलाव किए गए उसमें वक्फ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन अब उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य होगा ताकि उसकी जानकारी सबसे आसानी से उपलब्ध हो। सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा वो है कि अब उम्मीद पोर्टल जो है आप जा करके देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कहां हैं, क्या है, उनके पेपर सब कुछ वहां पर होगा। और कोई भी अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है तो 6 महीने के भीतर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड को उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो इस बिल में बताया गया है, कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया अपनी देते रहेगा कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर वक्फ बोर्ड में आपकी जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़पी, उस पर दावा ठोका, तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना होता था और वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुना दिया वही अंतिम फैसला होगा। लेकिन अब क्या किया गया है, अब आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपकी समस्या है कि भैया आपको वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ ने आपकी जमीन हड़प रही है, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा और सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको वक्फ बोर्ड के पास। और ध्यान रखिएगा, वक्फ बोर्ड के पास जाने के बाद आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीजें मत दिखाइएगा, सिर्फ उनसे कहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो आपके साक्ष्य है कि आपकी संपत्ति है। कतई भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स मत दीजिएगा। अब वक्फ बोर्ड के पास डॉक्यूमेंट्स होगा उस प्रॉपर्टी का तो वो देगा, अगर उसने नहीं दिया तो आपके लिए बड़ा मजबूत पॉइंट है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल में मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला आ गया तो ठीक है, अगर आपके विपक्ष में फैसला आया, जो कि अब तक होता था कि अगर विपक्ष में या पक्ष में किसी में फैसला आया तो आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर आपके विपक्ष में फैसला यानी कि आपकी जमीन को वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा है तो आप फिर सिविल प्रोसीजर में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर चुनौती दे सकते हैं। यानी कि आपको अपील का अधिकार है। वक्फ बोर्ड में इसके अलावा गैर मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करने का प्रावधान है ताकि बोर्ड की विविधता आए। जमीनों की जांच हो सकती है, कोई भी जमीन को वक्फ घोषित होने से पहले उसकी जांच होगी। सरकार का कहना है बदलाव गरीब मुस्लिमों के हित में है और वक्फ बोर्ड कामकाज में पारदर्शिता लाएगा, लेकिन विपक्षी दलों जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सऊदीन ओवैसी जैसे विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। अब दोस्तों, वक्फ बोर्ड का मुद्दा जटिल है क्योंकि एक तरफ इसका मकसद नेक काम के लिए कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग के आरोप गंभीर हैं। जमीन हड़पने से लेकर धर्म परिवर्तन तक वक्फ बोर्ड का सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टालना इस मुद्दे को संवेदनशीलता को दर्शाता है, लेकिन नए कानून से शायद कुछ पारदर्शिता आए। अब ये सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए वाकई में काम करता है या ये एक व्यवस्था बन गई है जो कुछ लोगों के लिए हित साधती है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट देकर जरूर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।